साथियों नमस्कार, मैं रामफल जांगड़ा और आज आए हैं हम सेक्टर 9 फरीदाबाद में। केशवानिया जी हमारे साथ हैं और वर्तमान में जिस तरीके से अभी वार्ड बंदी हुई है, 46 वार्ड हैं जिसमें ओबीसी ए को एक महिला रिजर्व और एक पुरुष किए गए हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष है और संघर्ष के बाद में आज रोष भी है समाज के अंदर। वो यही कहना चाह रहा है कि जितनी सरकार ने खुद स्वयं कहा था वो सीटें, वो वार्ड बंदी, वो ओबीसी को, अति पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो केशवानिया जी के साथ आए हैं। केशवानिया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर के? इसमें देखिए रामपुर जी, मैं अपना जो विचार है, अगर कानून की हम बात करें आज, तो अगर फरीदाबाद में 46 वार्ड हैं, जी 46 वार्ड में से जो हमारा बीसी का रिजर्वेशन है हरियाणा में, वो 27% दिया हुआ है, जी जिसमें से 11% जो है वो बीसी ए को, 16% सॉरी 16% जो है वो बीसी ए को है। अगर उस तरीके से भी देखें हम, तो 46 को देखें तो वैसे हमारी 7 या 8 सीटें बनती हैं, लेकिन हम मिनिमम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 वार्ड तो हमारे को ज़रूर रिजर्व करेंगे। ये एक किस्म से संवैधानिक रूप से भी गलत है, क्योंकि जब हम सरकार की नीति है कि भाई अंत्योदय की बात ये करते हैं, जी तो अंत्योदय के अंदर तो क्या है कि जो लास्ट लाइन के ऊपर आदमी बैठा है, अगर उसको हम सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उनकी आवाज़ को हम महत्व नहीं देंगे, तो वो कैसे उठ पाएगा। ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो इतने सालों से दबा हुआ, उछला हुआ जो आदमी पीछे रह गया है, उसकी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। जी जी हम वो अपनी बात कहने में असमर्थ रहेंगे। आज बात करने का कोई फॉर्म होना चाहिए। नगर निगम में एक हाउस है, उस हाउस के अंदर वो ओबीसी या अपने बीसीए के कैंडिडेट वहाँ पर कोई बात कहेंगे, उनके कल्याण की कोई बात आएगी, तो उसके लिए लड़ाई भी गए हो। अगर वहाँ पर हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। नहीं, बात तो समाज के लोग तमाम तरीके की विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन, अभी पिछड़ा आयोग आया था तो उसको भी ज्ञापन भी दिया है बाकायदा। तो लेकिन उसमें तो जब लंबी लड़ाई के बाद में मिला तो कुछ भी नहीं ना, वही 1-2 सीटें, और उसके बाद में जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मामला है, तो उस पर भी लोगों का कोई इतना सरकार नहीं सोच रही है। इसके बारे में कहना चाहूँ, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई, आप सब लोगों ने बताया तथ्य क्या है, और वही तथ्य लगभग हरियाणा में भी है, क्योंकि हर जाति का अपना एक वोट बैंक है। लेकिन एक बीसीए का जो क्लब कर दिया, जिसके अंदर 73 जातियाँ हैं, इनका भी एक साइजेबल जो है ना, मतलब अच्छा एक चंक है, जनसंख्या में अच्छा प्रतिनिधित्व है, तो कम से कम जनसंख्या के हिसाब से उनकी चीज़ों को इन्होंने महत्व देना चाहिए था। इससे रोष तो रहेगा, लोगों में रोष, तो इस बात का एक दुख भी रहेगा कि हम जिसको अपनी सरकार समझते हैं वहीं से हमें प्रॉपर न्याय नहीं मिलेगा या उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। सर क्या करोगे आप जातिगत जनगणना करा के? सभी के लिए तो राम मंदिर तैयार कर दिया है, सभी आप वहाँ जाइए और आराधना करिए। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, वो सब के लिए है। मैं किस चीज़ को मानता हूँ ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक मनुष्य की या किसी भी व्यक्ति की किसी धर्म में कोई आस्था नहीं होती, तो उसका एक नैतिक जीवन भी गिर जाता है। तो उनके लिए ज़रूरी है, आस्था का विषय है। और ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम किसी जाति विशेष को नहीं कह सकते या इसको जाति से नहीं जोड़ सकते, ये सब के लिए है। नहीं तो 5 और 7 के बीच में सीटें जो है वो इन्होंने बीसीए को देनी चाहिए थी, जो इन्होंने सिर्फ 2 दी हैं, 6 वार्ड और 46 वार्ड, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। सर समाज में दिक्कत तो ये आ रही है ना, जैसे महिला रिजर्व अभी बिल पास किया था, उसमें भी आपको कहीं पे नहीं रखा, तो उसमें आपका क्या सोचना है? 33% महिलाओं में तो सवर्ण महिलाएं आएंगी, ओबीसी की जो महिलाएं हैं उसका तो कोटा वहाँ भी था, लेकिन समाज में कहीं रोष दिखाई नहीं दिया। क्या क्या मानना आपका? नहीं, समाज में इसमें रोष है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अंडर करंट है। हम कई बार अच्छे बुद्धिजीवियों से बात करते हैं तो ये बात दबी जुबान में या कहीं कुछ ओपनली भी कहते हैं कि भाई ये सरकार ने हमारे लिए ठीक नहीं किया। ठीक इन दी सेंस कि मान लिया 33% रिजर्वेशन है, खैर वो तो 33% के अंदर रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, वो रिजर्वेशन के अंदर विद इन रिजर्वेशन नहीं दिया कि 33 में भी जो है ना कोटे में कोटा, हाँ इतने में जो है ना बीसी के होंगे, इतने में जनरल के होंगे, वो उसमें डिसाइड नहीं किया है। 33% महिलाओं को जरूर दे दी है। हम ये चाहते थे कि भाई हमारे को चलो 33 में ना भी दें,
तो लेकिन जो हमारे को आरक्षण की बात 27% की दे रखी है और जिसमें 16 A, B, C, A हरियाणा को एक निर्धारित है, उन्होंने इसको कानूनी रूप भी दे रखा है, उसके बावजूद भी अगर नहीं देते हैं तो ये इसका रोष जरूर हमारे समाज में कि कम से कम 5 से 7 सीट तो कहीं ना कहीं हमारी आनी चाहिए थी, ताकि उचित रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। लेकिन सर वही बात आ रही है ना, समाज में जातियों की मीटिंगें होती हैं, तमाम जातियां हैं और वर्गीकरण में कहीं पे भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये ऐसे में आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एक ही देखते हैं कि जब BC कट रही है, मतलब लगभग 73 जातियाँ हैं। अब 73 जातियों का रिप्रेजेंटेशन अगर 5 आदमी या 7 आदमी भी नहीं करेंगे इतने बड़े नगर निगम में, तो वो बात मतलब कहाँ उनकी सुनी जाएगी? क्योंकि कहीं भी सारे लोगों का अभी कितना लोगों में ये रोष है कि ये दो विषय हैं। एक तो आपका धार्मिक आपकी विषय है कि आपका कहाँ पर क्या आस्था है, वो आपका नहीं, आपने कहा ना वो तो व्यक्तिगत आस्था है ना मेरी, मैं किसको मानूं किसको ना मानूं, ये संविधान भी मेरे को राइट देता ये है। व्यक्तिगत आस्था है। हाँ, तो वही चीजें आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक अपने पिछड़े वर्ग की बात है और विशेषकर पिछड़ा A वर्ग की बात है, इसके बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए और उनको एक उचित मौका भी मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए। और ये सरकार ही अगर एक बार दे देगी तो फिर उसके हिसाब से लोग थोड़े बहुत सक्षम हो जाएंगे, तो अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ना नहीं शुरू सर, सरकार दे तो रही है। अभी जैसे बिहार से नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी से अलग हुए, उन्होंने तुरंत जो है ना अभी 2 दिन पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया है। तो वो तो देखियो ना, वो तो जो उनकी पिछड़ों का जो देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी शख्सियत थी जो एक इतना सादा जीवन व्यतीत करते हुए और एक कॉमन मैन के बारे में सोचते थे वो। तो ऐसे आदमियों को भारत रत्न देने में कोई मतलब किसी को कोई नहीं सर, उसकी विरोध नहीं होना चाहिए इस बारे में। जो कर्पूरी जी ने कहा था वही ओबीसी के जो एनबीसी के जो लोग हैं वही तो मांग है। जब 1970 में कर्पूरी जी ने ये कहा था कि भाई सबको, जिसमें ब्राह्मणों को भी, जो ऊंची जाति जिसको नीची जाति बोला जाता है, उनको भी जो ना रिजर्वेशन, उनको भी 2% दिया था, 12% ओबीसी को दिया था और लोगों को भी दिया था। मतलब ए और बी और सर्वेंट, मतलब सबको समान रखा। आज नरेंद्र मोदी जी को उसी पे काम करना है। इसमें दो बातें हैं जी। एक तो आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर कि भाई समाज के अंदर उनकी जाति बहुत पिछड़ी हुई है और वो ऊपर उठ के नहीं आए, उनके पास संसाधनों की भी कमी है और सामाजिक तौर के ऊपर भी पिछड़े होते, इसको तो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में दिया था। दूसरा, पिछले दिनों आपने पता होगा EWS दिया था, जी जी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसमें हर प्रकार की जाति, चाहे उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो या मध्यम वर्ग की हो, सभी प्रकार की जातियों को एक आर्थिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन दी थी। वो 10% दी थी, केंद्रीय सरकार ने दी थी और उसका लागू जो है अपने राज्यों में भी कर दिया गया। तो ये ठीक है, चलो भाई, एक गरीब आदमी जिसको मौका ही नहीं मिल रहा, वो किसी भी जाति में हो सकता है। लेकिन जो सदियों से दबे कुचले पिछड़े, जिनको एक समाज के अंदर हे दृष्टि से देखा जाता था या उनको कहता था ये तो यार ऐसे ही हैं, ये लोग तो पिछलग्गू हैं, पिछड़े हैं, उनको जो संविधान के अंदर एक व्यवस्था बनाई या राज्यों ने एक कानूनी रूप दे के ना और उनको उत्थान के लिए उनकी बात की, तो उत्थान की जो बात की उसके अंदर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व देने दिया और वो दिया रिजर्वेशन के माध्यम से। अगर हम उसको ठीक तरीके से लागू करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये समाज में पिछड़ापन रहेगा। तो सर, ये अभी नगर निगम को लेकर के आप लोगों में कुछ चर्चाएं चलती हैं हमारी या कुछ है, कुछ उम्मीदें, कुछ बातचीत के लोगों में करोगे? कुछ जातियों में, जैसे कई बारी मैंने खुद ने देखा है, माफ़ी चाहूँगा, कई बारी आप जातियों के प्रोग्राम में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब वर्ग और समाज की बात आता है तो ये चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं खलती हैं, जो आज तमाम लोगों को बोलना चाहिए था, चाहे जातियों के हों या दूसरे। जो हमारी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं इस BC वर्ग में, उन सभी जातियों के, समाज के, सब के एक अपना ग्रुप है, उनके सब के अध्यक्ष हैं समाज के। हम उनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रार्थना करेंगे अगर भाई आप सभी लेके अपना एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार को भेजा जाए, अपने जिनके जो भी जानकार हैं उन उचित माध्यम से सरकार को ये पहुँचाया जाए कि इस बारे में विचार विमर्श करके इनको एक जो
इनका उचित प्रतिनिधित्व बनता है उसके बारे वो दिया जाए, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो सर अपना पूरा एक परिचय दीजिए। मैं रामकिशन केसवानिया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ज्वाइंट कमिश्नर की पद से रिटायर हुआ हूँ और मेरे को 10 साल रिटायर हो गए। और हमारे जो समाज है उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है या किसी गरीबी के कारण कोई पढ़ नहीं पा रहा है या हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक तौर पर झगड़े होते हैं हम उनको निपटारा करने में, शिक्षा में सहयोग देने में और गरीब बच्चों की हेल्प करने में थोड़ा सा अपना समय बिताते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमारा मुख्य यही ध्येय बना है। चलिए साथियों, देखिए आज केसवानिया जी से कुछ बातें हुई हैं और लगातार हमारा प्रयास रहेगा इस प्लेटफार्म पे हम आपको तमाम जो समाज के अंदर जो ताकतवर साथी हैं, जो समाज के अंदर सोचते हैं, समझते हैं, समय देते हैं, उनसे हम इसी तरीके से मुलाकात कराते रहेंगे और राजनीतिक चेतना के लिए हम अपनी हिस्सेदारी के लिए तमाम जगह पे अपनी बात को रखेंगे। मैं रामफल जांगड़ा, फरीदाबाद, हरियाणा।